हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसे कि आपको पता है, हम डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस किया करते हैं विद एमसीक्यूज। इसी के साथ में हम एक सीरीज चलाया करते हैं, आज का इतिहास। इंग्लिश में कहें तो टुडे इन हिस्ट्री, यानी कि आज के दिन इतिहास में क्या घटित हुआ था, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हम कवर करते हैं और आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछते हैं। हमारी ये जो कक्षा है वो सुबह 6 बजे प्रीमियर लगाई जाती है अपने इस यूट्यूब चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। हमारी इस कक्षा के दो भाग होते हैं। पहले भाग में हम कुछ करंट अफेयर्स की न्यूज़ को कवर करते हैं, उनकी एनालिसिस करते हुए आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछते हैं। दूसरे भाग में हम ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जानते हैं और आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछते हैं। 19 जून के दिन आप सभी का स्वागत है इस सुप्रभात सीरीज में। आपको इस कक्षा की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आपको सर्च करना है एड्यूरोही 24। इस पीडीएफ के साथ आपको एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। जितने भी क्लासेस आज तक इस यूट्यूब चैनल पर इस सुप्रभात सीरीज की हुई हैं, सभी की पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दी है। इसके अलावा आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, व्हाट्सएप चैनल, हिप्पी, शेयर चैट, जोश एटसेट्रा। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यदि आप इस YouTube चैनल पर नए आए हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। जब आप अपने इस YouTube चैनल पर क्लिक करेंगे तो आपको एक कम्युनिटी नाम का ऑप्शन दिखाई देगा। उस कम्युनिटी बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ढेरों सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। किसी भी परीक्षा की तैयारी से संबंधित जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं 8307730527। अब हम चलते हैं हमारी इस कक्षा के भाग नंबर 1 की तरफ, यानी कि डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस विद एमसीक्यूज। इस भाग में हम कुछ करंट अफेयर्स की न्यूज़ को कवर करेंगे, उनकी एनालिसिस करते हुए आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछेंगे। तो चलिए जी, पहली न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं। HAL receives request for proposal from Defense Ministry for 156 light combat helicopters worth 45,000 करोड़। अभी HAL एक कंपनी का नाम है, आपने इसका नाम सुना ही होगा। अभी मैं आपको बताऊंगा, क्वेश्चन भी पूछूंगा। इसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में HAL कह देते हैं। इस HAL ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। उस नोटिफिकेशन में इन्होंने बताया है कि इनसे डिफेंस मिनिस्ट्री ने 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स मांगे हैं, जिनकी कीमत 45,000 करोड़ रुपए है। इसी के साथ इनका जो शेयर मार्केट में एक प्रभाव है वो भी देखने को मिला इसके बाद। तो जब हम इस डिफेंस मिनिस्ट्री की बात करें तो अब वर्तमान में हमारे इस डिफेंस मिनिस्ट्री की कमान किसके हाथों में है, यानी कि हमारे वर्तमान के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। अभी राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में रक्षा मंत्री के रूप में शपथ ली है। रक्षा मंत्री के रूप में ये इनका दूसरा कार्यकाल है। और अभी ये लोकसभा के जो चुनाव हुए थे, उन लोकसभा के चुनावों में कहां से जीत कर आए हैं? तो लखनऊ से जीत कर आए हैं। लखनऊ लोकसभा सीट से ये सांसद बने हैं और इनको दोबारा से वही रक्षा मंत्री का कार्यभार संभलवा दिया गया है। अभी इनके नेतृत्व में डिफेंस मिनिस्ट्री में कुछ नया होने जा रहा है। अब HAL जो कि हेलीकॉप्टर्स बनाती है, एक ऐसी कंपनी है, इन्होंने ये बताया है, उन कंपनी के द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है कि हमसे रक्षा मंत्रालय ने ये हेलीकॉप्टर्स मांगे हैं। अब थोड़ा सा इसके बारे में बात करें
तो हमें इस प्रकार के जो हेलीकॉप्टर्स हैं, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, उनकी आवश्यकता क्यों पड़ी? आप सभी को पता है 1999 में कारगिल की लड़ाई हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में। उसके बाद में हमें हाई एल्टीट्यूड पे हेलीकॉप्टर्स की आवश्यकता महसूस हुई और उसके बाद में इस क्षेत्र में कार्य भी हुआ। इसी के चलते अब और जैसे भारत का विवाद चलता है पाकिस्तान के साथ और चीन के साथ, इसी वजह से हमें इस क्षेत्र में बढ़िया प्रदर्शन करना भी होगा और डिफेंस मिनिस्ट्री में इसी क्षेत्र में कदम उठाते हुए HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी जो है उससे ये रिक्वेस्ट की है कि वो हमें 156 स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रोवाइड करवाएं। ठीक है, और बाकी ये चीजें आप देख सकते हैं शेयर मार्केट से संबंधित सेबी जो एक संगठन है, इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशन ऑफ 30 ऑफ सेबी we would like to inform that RFP has been issued by Ministry of Defense for procurement of 156 light combat helicopters। तो उन्होंने यानी कि HAL ने सोमवार को स्टॉक एक्सचेंजेस को बताया था कि सेबी विनियमन 2015 के विनियमन 30 के अनुसार हम आपको सूचित कर रहे हैं कि रक्षा मंत्रालय ये हमसे डिमांड कर रहे हैं। अब ये जो रक्षा मंत्रालय है वो थल सेना के लिए भी ये हेलीकॉप्टर जो है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं और वायु सेना के लिए भी वो ये प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो इनमें से 66 ऐसे हेलीकॉप्टर रहेंगे जो कि वायुसेना को दिए जाएंगे और इनमें से 90 वो होंगे जो थल सेना को प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो अब आप इस हेलीकॉप्टर की एक फोटो देख सकते हैं, ऐसा दिखता है ये लाइट लड़ाकू हेलीकॉप्टर। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर हम इस हेलीकॉप्टर की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें क्या है, 2 लोग बैठ सकते हैं। ठीक है, यहां पर आप फोटो भी देख पा रहे होंगे, एक तो ये रहे आपके पायलट और यहां पर एक पीछे आपको दिखाई दे रहे हैं, तो 2 लोगों की इसमें सीटिंग होती है। वहीं जब हम बात करें इसकी लंबाई की तो लगभग ये लंबाई है 51.10 फीट लंबाई और इसकी ऊंचाई कितनी है तो 15.5 फीट ऊंचा है ये। ठीक है ना, तो ये कुछ स्पेसिफिकेशन है। जब हम इस हेलीकॉप्टर की वेटिंग की बात करते हैं, इसका वेट कितना होता है तो 5800 किलोग्राम का ये होता है। लगभग आप कह सकते हैं कि इसमें 7 क्विंटल यानी कि 700 किलोग्राम के हथियार लगा सकते हैं हम इसमें। ठीक है ना, और ऐसा कहा जाता है कि इसकी अधिकतम जो गति है, अधिकतम इसकी जो स्पीड है वो है 268 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में 268 किलोमीटर ये तय कर सकता है और लगातार 3 घंटे ये 10 मिनट में उड़ान भर सकता है। ठीक है ना, हथियारों को अगर हम इसमें ऐड करें तो उसकी जो रेंज होगी वो 550 किलोमीटर की होगी। ठीक है, और कितनी ऊंचाई तक ये उड़ सकता है, टेक ऑफ कर सकता है, तो लगभग आप कह सकते हैं कि 16,000 प्लस फीट की ऊंचाई तक ये टेक ऑफ कर सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। इसमें 4 रॉकेट हैं, 1 मिसाइल और 1 बम भी हम लगा सकते हैं। यहां पर इसकी आप फोटो भी देख पा रहे होंगे, ये देखिए, ये यहां पर इसकी ये देखो, यहां पे हम ऐड कर सकते हैं। इसी प्रकार से इसकी दूसरी साइड में भी लगा हुआ है ये, तो हम हथियारों के प्रयोग से दुश्मन को धराशायी कर सकते हैं। अब आप इसी HAL के बारे में बताएंगे। HAL जिसे हम कह देते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि हेलीकॉप्टर बनाने का ये कार्य करेगी डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए। इसका मुख्यालय कहां है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय अगर आपने लिखा होगा बेंगलुरु तो आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। बहुत ही बढ़िया बताया है, अति उत्तम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ।
यूनियन होम मिनिस्ट्री हैंड्स ओवर रियासी टेरर अटैक केस टू एनआईए। यूनियन होम मिनिस्ट्री, केंद्रीय गृह मंत्रालय, अभी वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रियासी जो आतंकवादी अटैक हुआ था उस केस को एनआईए को सौंप दिया है ताकि वो अच्छे से इस पर कार्रवाई कर सकें, इससे संबंधित वो जांच कर सकें। केंद्रीय गृह मंत्रालय की कमान अभी किसके हाथों में है? अमित शाह। अमित शाह को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में दूसरी बार गृह मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है। तो ये दूसरी बार अब लगातार गृह मंत्रालय का कार्यभार संभाले हुए हैं। अभी इन्होंने ये रियासी टेरर अटैक केस को सुलझाने के लिए एनआईए को कहा है कि वो इसको देखेंगे। रियासी टेरर अटैक अभी जो हुआ था, रियासी क्या है? रियासी एक जिले का नाम है, रियासी जिला। ये कहां है? तो ये अपने जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है। वहां पर जिस दिन हम बात कर रहे थे, अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल की शपथ ले रहे थे, उसी दिन की बात है। कुछ आतंकवादियों ने रियासी जिले में एक हमला किया एक बस पर, और बस जो खाई में गिर गई उस पर वो फिर भी गोलियां बरसाते रहे, और बाद में एक ऑफिशियल, गवर्नमेंट ऑफिशियल के द्वारा एक चित्र भी सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया था। वो चित्र था उस आतंकवादी का। अब लोग जो भी उसमें देख रहे थे, उस आतंकवादी को जिन्होंने देखा, उनके द्वारा ये चित्र बनवाया गया था। आपने सीआईडी देखी होगी, सीआईडी में भी तो ऐसे होता था ना कि जो किसी ने घटनाक्रम होता हुआ देखा हो तो वो उससे स्केच बनवा लेते थे। इसी प्रकार स्केच भी वायरल किया गया सोशल मीडिया पे। और आप ये देखिए, जो इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ऑल आइज ऑन रियासी जो हैशटैग था वो इन्होंने बंद ही कर दिया। जब हम ऑल आइज ऑन राफा की बात करते हैं तो बड़ा ट्रेंड चल रहा था, है ना। लेकिन अब ये जो घटना घटित हुई तो ये तो बिल्कुल ही बंद कर दिया। चलो, अब हम इस एनआईए के बारे में अगर बात करें, जिसको ये सौंपा गया है कार्यभार कि वो इस टेरर अटैक की गुत्थी को सुलझाएंगे। इस एनआईए की फुल फॉर्म है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है ना, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी। ये रही वो बस, इस प्रकार से वो खाई में गिर गई थी। अब यहां पर इस एनआईए के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लेते हैं। इस एनआईए को हिंदी में कहते हैं भारतीय अन्वेषण अभिकरण। ये हमारे गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है, एक राष्ट्रीय, एक केंद्रीय एजेंसी है, ठीक है। गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है एनआईए, और अमित शाह ने ये अभी आदेश दिया है कि वो इस पर कार्यवाही करेंगे। जब हम बात करें इस एनआईए के गठन की, तो इसका गठन कब किया गया था? 21 दिसंबर 2008 को एनआईए का गठन किया गया, ताकि भारत में जो भी आतंकवादी गतिविधियां हैं उनको रोका जा सके। इसी वजह से एनआईए की स्थापना की गई, यानी कि केंद्रीय स्तर पर आतंकवाद विरोधी एजेंसी गठित की गई, जिसका नाम रखा गया राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण। यहां पर अगर आपको आपके आसपास के एरिया में ऐसी कुछ गतिविधियां दिखाई देती हैं तो आप एनआईए की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, और वहां पर इस प्रकार का परफॉर्मा आपको मिलेगा। उसमें आप डिटेल फिल कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन इनके पास भेज सकते हैं। अगर आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है, आप भी एक सहयोगी बन सकते हैं। एनआईए का हेडक्वार्टर कहां बना हुआ है? नई दिल्ली में बना हुआ है। पूरे भारत में एनआईए के बहुत सारे ब्रांचेस भी हैं। रेड डॉटेड में क्या लिखा हुआ है? हेड क्वार्टर। तो ये जो रेड डॉटेड में है ये है हेडक्वार्टर, जो कि नई दिल्ली है। बाकी और भी राज्यों में ये ब्लू डॉटेड आपको दिखाई दे रहे हैं, वो इनके ब्रांच ऑफिस हैं। तो आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं अगर आपको कुछ ऐसी सूचना मिलती है तो। अब आप ये बताइए, जहां पर ये घटना घटित हुई, यानी कि जम्मू कश्मीर
जम्मू कश्मीर जो हमारा वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है, 2019 से पहले ये राज्य हुआ करता था। 2019 के बाद में जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश बने, जिनमें से आपको क्वेश्चन बताना है जम्मू कश्मीर के बारे में। वर्तमान में इसमें कितने जिले हैं, तो आपको लिखना है 20 जिले हैं। 20 जिले ये आप जब देखेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर तो आपको 20 जिले के नाम वहां पर देखने को मिलेंगे, लेकिन जब आप मैप में देखेंगे तो ये मैप है पीआईबी के द्वारा प्रकाशित किया गया, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो कि हमारे भारत सरकार की एक ऑफिशियल न्यूज एजेंसी है। तो उन्होंने अपने वेबसाइट पर ये डाला हुआ है मैप। इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं 22 मैप, जो 22 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो ये जो एरिया है आपको पता है, यहाँ पे पीओके इसे हम बोलते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने यहाँ पर कब्जा किया हुआ है। एक ना एक दिन हम उस पाकिस्तान वाले यानी कि पाकिस्तान के कब्जे वाले एरिया को छुड़ा ही लेंगे और वापस हमारे भारत का हिस्सा हम उसे बना ही लेंगे। जब हम इन 20 जिलों में से, यानी कि वर्तमान में जो हमारे पास है, वैसे तो 22 हैं, इन जिलों में से रियासी कहां पर है, तो ये रहा रियासी का मैप। ये देखिए ब्लू कलर में मैं यहां पे आपको दिखा रहा हूं, ये है आपका रियासी डिस्ट्रिक्ट। इस रियासी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 1719 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। 259 गांव हैं इस रियासी जिले में, ठीक है, यहीं पर हमला हुआ था वो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। इजरायली एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्टर्स रैली इन जेरूसलम। अभी वर्तमान में जो इजराइल की सरकार है, उस वर्तमान की सरकार के विरोध में कुछ प्रोटेस्टर्स आ चुके हैं और वो वहां पर रैली निकाल रहे हैं इजराइल की राजधानी जेरूसलम में। द ओपन वीकली डेमोन्स्ट्रेशंस have yet to change the political landscape. The Netanyahu still control a stable majority in parliament. तो आप सभी को पता है वर्तमान में कमान किसके हाथों में है, तो बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है ना, नेतन्या, एक सेकेंड, नेतन्याहू, अभी इन्हीं के हाथों में कमान है इजराइल की। और आपको पता है इजराइल और हमास का युद्ध कई लंबे समय से चल रहा है। और जब इस जो आप कहेंगे इजराइल और हमास के युद्ध की शुरुआत हुई थी 2023 में, ठीक है ना, 2023 7 अक्टूबर का वो दिन था जब हमास ने सबसे पहले इजराइल पर हमला किया और बाद में इजराइल ने प्रत्युत्तर में उन पर हमला किया था, ठीक है। ये उससे भी पहले की घटना है। उससे पहले यहां पर इजराइल की राजनीति में थोड़ा सा बदलाव हमें देखने को मिला, क्योंकि वहां पर दो ऐसे मंत्री थे जिन्होंने इस्तीफा दिया था। पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस 7 अक्टूबर के बारे में। 7 अक्टूबर 2023 हमास ने हमला किया सबसे पहले, ठीक है। और जो हमास ने हमला किया था वो कौन से ऑपरेशन के तहत किया? ऑपरेशन तूफान अल अक्सा। और फिर इजराइल ने फिर इनको जवाबी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन चलाया, जिसका नाम रखा इन्होंने ऑपरेशन आयरन स्वॉर्डर्स। तो ये इजराइल के द्वारा हमला किया गया था, इजराइल की जवाबी कार्रवाई। ये इस लड़ाई से पहले ही यहां पर विरोध होने लगा था बेंजामिन नेतन्याहू का। और फिर आपको पता है अभी कई दिनों से इनकी लड़ाई चल ही रही है। और भारत ने भी उस समय जो वहां पर भारतीय नागरिक फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको बातें ध्यान में रखनी है। अब देखते हैं प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को बदल दिया जाता है, क्योंकि अभी तो बहुमत उन्हीं के हाथों में है, लेकिन जो
प्रोटेस्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि यहां पर नए तरीके से यानी कि अब नए चुनाव होने चाहिए, नए यहां पर प्राइम मिनिस्टर बनने चाहिए। ठीक है, चलिए यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये कर रहे हैं विरोध, वहां अपने राष्ट्रीय ध्वज को उठाए हुए हैं। ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, यूपीएससी यूपी पीसीएस लेवल का ये क्वेश्चन है। यूपी पीसीएस तो नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे पीसीएस, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यूपी के जो पीसीएस एग्जाम में पूछा जाए, अदर स्टेट का भी पीसीएस एग्जाम होता है उसमें भी पूछा जा सकता है। इजराइल निम्नलिखित में से जिन देशों के साथ सीमा साझा करता है, तो आपको बताना है कौन सा कथन सत्य रहेगा इनमें से। अगर आपको यह पता है कि इसमें से किसके साथ सीमा साझा नहीं करता, तो आपका यह क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। साइप्रस के साथ इजराइल सीमा साझा नहीं करता, यानी कि दूसरा ऑप्शन तो गलत हो गया। अब दूसरा प्रश्न कथन जो है गलत है, तो पहले ऑप्शन में दूसरा लिखा हुआ है यानी कि ए ऑप्शन हो नहीं सकता। तीसरे में भी 2 लिखा हुआ है तो ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। तो बच कौन सा गया? बच गया है आपका बी ऑप्शन, यानी कि 1 3 4 5 लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र ये इजराइल के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है ना। यहां पर जब आप इजराइल का मैप देखेंगे ये आपको दिखाई दे रहा होगा इजराइल। इस इजराइल के जब आप उत्तर में देखेंगे तो यहां पर आपको दिखाई देगा लेबनान, ये रहा उत्तर पूर्व में सीरिया, यहां पूर्व में आपको जॉर्डन दिखाई दे रहा है और ये दक्षिण पश्चिम में इजिप्ट दिखाई दे रहा है। इसी इजराइल को थोड़ा सा बड़ा करके आप देख लीजिए, ये रहा मैप। ठीक है ना। तो यहां पे ये गाजा पट्टी है, गाजा पट्टी। ठीक है, तो ये रहा इजराइल, इजराइल के इस साइड में इजिप्ट है। और जब आप इजराइल के पश्चिम दिशा में देखेंगे तो आपको एक मेडिटेरेनियन सी दिखेगा। ये देखो, ये मेडिटेरेनियन सी है और इस मैप में आपको यहां पर दिखाई दे रहा है मेडिटेरेनियन सी। तो ये कुछ देश हैं जिनकी बाउंड्री इजराइल के साथ लगती है। लेबनान उत्तर में, सीरिया उत्तर पूर्व में, जॉर्डन पूर्व में और मिस्र दक्षिण पश्चिम में। तो इस प्रकार आपका ये हो गया। और इस इजराइल की राजधानी क्या है? तो आप सभी को पता है यरूशलेम, और यरूशलेम में ही तो विरोध हो रहा है बेंजामिन नेतन्याहू का। ये इजराइल संयुक्त राष्ट्र का सदस्य भी है। 11 मई 1949 को इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता ग्रहण की थी और ये रहा इजराइल का राष्ट्रीय ध्वज, आप यहां पर देख पा रहे होंगे। आपकी इस कक्षा का पहला भाग संपन्न हुआ। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। एक क्वेश्चन भी आपको वहां पर देखने को मिलेगा, उस क्वेश्चन को भी आप अटेम्प्ट कीजिएगा। अगर आपको इस कक्षा का पहला भाग पसंद आया है तो कक्षा को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी बोल दीजिए कि वो भी सब्सक्राइब करेंगे। और ये वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। अब हम चलते हैं हमारी इस कक्षा के भाग नंबर 2 की तरफ, यानी कि टुडे इन हिस्ट्री विद एमसीक्यूज। तो चलिए आज क्या खास है उन्हीं के बारे में बातें कवर करने वाले हैं हम। तो आज क्या खास है, चलो देखते हैं। महत्वपूर्ण दिवस, आज ही के दिन वर्ल्ड एथनिक डे मनाया जाता है। आज क्या है? 19 जून। हर साल 19 जून को ये दिवस मनाया जाता है ताकि एक पूरे विश्व को संस्कृति के प्रति जागरूक किया जा सके। विश्व संस्कृति का संरक्षण किस प्रकार से होना चाहिए उसके प्रति जागरूक करना। ठीक है, जैसे मान के चलो हम पूरे विश्व की बात कर रहे हों, इस विश्व में बहुत सारे महाद्वीप हैं, बहुत सारे महाद्वीपों में बहुत सारे देश हैं। ठीक है, और उन सब देशों की ऐतिहासिक विरासत अलग अलग रही है, इतिहास अलग अलग रहा है, वर्तमान की सभ्यता अलग है, उनकी कला और संस्कृति सब कुछ अलग अलग है। तो इस पूरे विश्व को एक संदेश देना कि वो अपनी इस ऐतिहासिक विरासत को संजोए रखें, अपनी सभ्यता के बारे में वो जाने, अपने क्षेत्र में जो कला विकसित हुई उसका वो सम्मान करें। इन सब के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए
विश्व स्तर पे एक दिवस मनाया जाता है जिसे हम कह देते हैं वर्ल्ड एथनिक डे। ठीक है ना, तो ये पॉइंट आपका कवर होना चाहिए। अब हम चलते हैं आज जिनका जन्मदिन है, जिनकी जयंती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जिनका जन्मदिन है। ये चेहरा बखूबी आपने देखा होगा राजनीति के क्षेत्र में, राहुल गांधी हैं ये, राहुल गांधी। ठीक है, इनका जन्म आज ही के दिन हुआ, 19 जून 1970 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है ना, कहाँ पे जन्मे ये? दिल्ली में ही जन्मे थे। और अभी वर्तमान की दृष्टि से आपको पता है इन्होंने इलेक्शन लड़ा 2024 लोकसभा चुनाव का, और 2 जगहों से ये क्या हुए? जीते हैं। 2 जगहों से लोकसभा चुनाव लड़ा इन्होंने और दोनों में जीत भी हासिल कर ली। और इन्होंने जो इलेक्शन लड़ा, एक तो लड़ा है केरल में। केरल में आपने एक नाम सुना होगा, वायनाड। केरल में एक सीट है वायनाड, और दूसरी जो है इन्होंने रायबरेली, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इन 2 जगहों से ये लोकसभा चुनाव में उतरे और दोनों जगह से जीत हासिल की। अब प्रश्न ये उठता है कि ये एक सीट कौन सी छोड़ेंगे? अभी वायनाड सीट को इन्होंने छोड़ दिया है, ऐसा अभी न्यूज आ रही थी कल। ठीक है, और ये रायबरेली से बने रहेंगे लोकसभा के सांसद। अब ये कौन सी पार्टी के हैं सभी को पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अभी इन लोकसभा चुनावों में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती थी? 99 सीटें जीती। और इनके विपक्ष में जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी भारतीय जनता पार्टी, उसने 241 सीटें जीती। ठीक है, और गठबंधन की बात करें तो अभी वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो लोकसभा 2024 चुनाव में कौन सा गठबंधन था? इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन से गठबंधन का हिस्सा बनकर चुनाव लड़ रही थी? INDIA गठबंधन का। वहीं जब हम बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन की बात करें तो आप कमेंट में बताएं उसका नाम क्या है। ठीक है, चलो मैं बता देता हूं, NDA, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, इसका नेतृत्व करती है बीजेपी। और कुछ टाइम पहले यूपीए का नाम आपने सुना होगा, यूपीए, उसका नेतृत्व कर रही थी यही कांग्रेस। लेकिन अब की बार इन चुनावों में INDIA गठबंधन इन्होंने बनाया ताकि बीजेपी को सत्ता से बाहर किया जा सके, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। अब आप इन्हीं की पार्टी के बारे में एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार हिस्ट्री के क्वेश्चंस के रूप में आपसे ये पूछ लिया जाता है और भाई बहुत बार पूछा भी गया हो। ठीक है, जल्दी से बताएंगे। अगर आपने लिखा होगा 1885 तो आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी। और इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ? तो यहीं पर हुआ, बॉम्बे में। और इस पहले अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी? यानी कि बॉम्बे अधिवेशन। तो नाम आता है WC बनर्जी, जिनका पूरा नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो पहला अधिवेशन 1885 में ही हुआ। दूसरा अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कहां पे हुआ? कोलकाता में। उस समय इसे कलकत्ता कह देते थे। 1886 में दूसरा अधिवेशन हुआ। इसमें अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, आप सभी को पता है। तो दूसरा अधिवेशन यहां। तीसरा अधिवेशन कहां पे हुआ? मद्रास में। मद्रास में 1887 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था उसमें अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो नाम आता है बदरुद्दीन तैयब। बदरुद्दीन तैयब। ठीक है ना, और ये पॉइंट हो गया, पहले मुस्लिम व्यक्ति थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले। उसके बाद में चौथा अधिवेशन उत्तर प्रदेश में हुआ और उसका नाम क्या रखा गया? इलाहाबाद अधिवेशन, क्योंकि वो इलाहाबाद में हुआ। उस इलाहाबाद का वर्तमान में नाम बदल दिया गया है, उसे हम प्रयागराज कह देते हैं। ठीक है, तो इस
इलाहाबाद की धरती यानी कि प्रयागराज की धरती पर हुए चौथे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी? जॉर्ज यूल ने, जो कि पहला अंग्रेज अध्यक्ष था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। तो इस प्रकार से थोड़ा सा इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में इतिहास आपको पता लग गया। और अभी इनके थोड़े से परिवार की अगर हम बात करें तो आपको इनका नाम पता ही होगा। ये है पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित मोतीलाल नेहरू, ठीक है। और इन्हीं के एक बच्चा हुआ था, ये आप देख सकते हैं छोटी सी कुर्सी पर बैठा हुआ। और ये बड़े होकर किस नाम से जाने गए? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बने ये, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे, ठीक है। लगातार 3 बार ये प्रधानमंत्री बने। और अब हमारे श्री नरेंद्र मोदी 3 बार प्रधानमंत्री बनकर इनके रिकॉर्ड की बराबरी कर चुके हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। हो गया। अब थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में जानें तो देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक बेटी हुई थी जिसका नाम रखा गया इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने शादी की फिरोज खान से। फिरोज खान, वैसे तो इंदिरा नेहरू थी ये ना, लेकिन ये गांधी परिवार कहलाया जाने लगा। और फिरोज खान के फिर यहां पर जो बेटे आपको दिखाई दे रहे हैं, राजीव गांधी। और राजीव गांधी हमारे भारत के प्रधानमंत्री भी रहे। और प्रधानमंत्री बनने के साथ बाद में इनकी जो शादी हुई थी सोनिया गांधी के साथ। और सोनिया गांधी की कोख से पैदा हुए हैं ये, जिनका नाम है राहुल गांधी, ठीक है। और राहुल गांधी की बहन कौन है? प्रियंका गांधी। हो सकता है कि इन लोकसभा चुनावों में जहां से इन्होंने वो सीट जीती है, वायनाड सीट केरल की, वहां से वो आ सकती हैं उस जगह पर, इनकी बहन प्रियंका गांधी, ठीक है। चलिए जी, तो भरसक प्रयास किया राहुल गांधी ने अपनी इस भारत जोड़ो यात्रा में, भारत जोड़ो यात्रा, धरातल पर उतरना ही पड़ा सत्ता में अपना नाम चमकाने के लिए, लेकिन पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाए। 99 सीटें हासिल कर पाए हैं, पहले से काफी सुधार हुआ। अब चलो चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। चलो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करते हुए बताइए कि इनमें से कौन सा आपका ये ठीक रहेगा। जल्दी से बताएं। महात्मा गांधी के बारे में तो आपने जरूर पढ़ा है और आपको पता है कि महात्मा गांधी ने अपने जीवन में केवल एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की, और वो अधिवेशन 1924 का बेलगाम अधिवेशन था, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको यह भी नहीं पता है तो सरोजिनी नायडू के बारे में तो आपको पता ही है। सरोजिनी नायडू हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। इन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, ठीक है। और पहली महिला अध्यक्ष होने का श्रेय किसे दिया जाता है? एनी बेसेंट को दिया जाता है। पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, जो कि एक आयरिश महिला थी। तो भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो नाम आता है सरोजिनी नायडू का, जिनको भारत की कोकिला की उपाधि दी गई थी। अब हम बात करते हैं अबुल कलाम आजाद के बारे में। अबुल कलाम आजाद ने अध्यक्षता कब की? इनके बारे में आप बता सकते हैं क्या? अगर हमें इनके बारे में ना भी पता हो तो चलो देख लेते हैं। A3C1, A3, A3C1, यानी कि या तो आपका ऑप्शन सी होगा या फिर डी होगा, इन दोनों में से आपको बताना है। तो सबसे पहले चलो देख लेते हैं। बंबई अधिवेशन 1934 में हुआ था एक, उस अधिवेशन में अध्यक्षता करने वाले कौन थे? तो नाम आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। अबुल कलाम आजाद ने रामगढ़ अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, और यह रामगढ़ अधिवेशन कब हुआ था? 1940 में हुआ था। तो अब आपको इसमें टिक कर देना है, कौन सा ठीक रहेगा? A3, B2, C1, D4, यानी कि जिन्होंने
सी ऑप्शन टिक किया होगा उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। बहुत ही बढ़िया बताया है आप सभी ने, अगर आपने सी ऑप्शन टिक किया होगा तो। अब हम चलते हैं इनके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए। चेहरा मैंने आपको दिखा दिया है, नाम मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप इनके बारे में एक क्वेश्चन बता दीजिए। मैं महाराष्ट्री हूं, पर हिंदी के विषय में भी मुझे उतना ही अभिमान है जितना कि किसी हिंदी भाषी को हो सकता है। ये कथन किसके हैं, जल्दी से बताइए। फोटो मैंने आपको दिखा दी है, शायद आपको पता लग ही जाए, आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। अगर आपने लिखा होगा ना पंडित माधवराव सप्रे, तो आप बिल्कुल ठीक हैं, ये माधवराव सप्रे हैं। पंडित माधवराव सप्रे, इनकी जयंती है आज। इनका जन्म आज ही के दिन 1871 में हुआ था, मध्य प्रदेश में। वर्तमान की दृष्टि से वो मध्य प्रदेश में एरिया है। और इनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1936 को हुई थी। कहां पे, एक सेकंड, 23 अप्रैल 1936 को छत्तीसगढ़ में इनकी मृत्यु हुई। ठीक है। और ये मूल रूप से महाराष्ट्र थे। हिंदी भाषा के प्रति इनका गहरा लगाव था। कहा भी करते थे, अभी आपने देखा भी है, इनका कहना था कि मैं बेशक महाराष्ट्री हूं, पर हिंदी के विषय में मुझे उतना ही अभिमान है जितना कि एक हिंदी भाषी को हो सकता है। शिक्षा को लेकर भी इनका एक अपना मानना था कि जिस शिक्षा से स्वाभिमान की वृत्ति जागृत नहीं होती, वो शिक्षा किसी काम की नहीं। ठीक है। और विदेशी भाषा में शिक्षा होने के कारण हमारी बुद्धि भी विदेशी हो गई है, ऐसा कथन किसका था, तो भी नाम आता है इन्हीं का। 1921 में छत्तीसगढ़ की वर्तमान की जो राजधानी है रायपुर, वहां पर इन्होंने राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना भी की थी। ठीक है ना। और पहला कन्या विद्यालय, जिसे हम कह देते हैं जानकी देवी महिला पाठशाला, उसकी भी स्थापना इन्होंने ही की थी, पंडित माधवराव सप्रे। बाकी ऑप्शंस के बारे में भी हम देख लेते हैं। लाला लाजपत राय के बारे में आपने जरूर सुना है। जब यहां पर साइमन कमीशन आया था, साइमन कमीशन में 7 लोग थे, सातों के सातों ही अंग्रेज थे। लाला लाजपत राय के नेतृत्व में उस साइमन कमीशन का विरोध किया गया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने उस आंदोलन को रोकने के लिए भारतीयों पर लाठियां बरसाई। उसी दौरान लाला लाजपत राय के सर पर भी लाठियां लगी, इनकी छाती पर भी लाठियां लगी और इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी काफी तबीयत बिगड़ गई थी। उसके बाद में इनका कहना था कि मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा। यह डायलॉग किसका था, लाला लाजपत राय का। सरदार भगत सिंह के बारे में कहा जाए तो इनका डायलॉग था, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। और इन्होंने एक नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद। सरदार भगत सिंह के बारे में आपको पता ही है। अब हम चलते हैं आज जिनकी पुण्यतिथि है उनके बारे में जानने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये चेहरा आपने जरूर शायद कभी न कभार देखा भी होगा। ये मूवी के बड़े ही प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं, नरेला वेणु माधव। नरेला वेणु माधव, आप पहले इनके बारे में एक क्वेश्चन बता देंगे, बिल्कुल सिंपल सा है। विश्व मिमिक्री दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी से बताएंगे। विश्व मिमिक्री दिवस, अगर आपने लिखा होगा ना 28 दिसंबर, तो आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। 28 दिसंबर को जन्म हुआ था किनका, इन्हीं का जिनकी हम बात कर रहे हैं, नरेला वेणु माधव का जन्म हुआ। ठीक है। और 2018 में इनकी मृत्यु हो गई थी। किस रूप में इन्होंने अपना नाम चमकाया, तो ये एक मिमिक्री आर्टिस्ट थे। ठीक है ना। तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। अब जैसे हम बात करते हैं, इनका जन्म कब हुआ था, 28 दिसंबर 1932, हैदराबाद। और ये हैदराबाद वर्तमान की दृष्टि से कहां पर पड़ता है, तेलंगाना में। इनकी मृत्यु 19 जून 2018 को हुई थी, आज ही के दिन। और इनको पद्म
श्री से सम्मानित किया गया भारत सरकार के द्वारा 2001 में। पद्म श्री हमारे भारत का चौथे नंबर का नागरिक सम्मान है, ठीक है ना। और इस प्रकार आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में विश्व मिमिक्री दिवस मनाया जाता है। दक्षिण भारत की मूवीज में आपने इनका चेहरा देखा होगा, ये हैं वो। और ये चेहरा तो आपने बखूबी देखा होगा, ये भी एक कॉमेडियन है, कॉमेडी करते हैं दक्षिण भारत की मूवीज में। इनके साथ अभिनय भी किया था इन्होंने नरेला वेणु माधव ने, ठीक है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। आज इनकी भी क्या है, पुण्यतिथि है, हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। इनका नाम क्या है, सुभाष मुखोपाध्याय। बहुत ही दुख होता है जब हम ये सुनते हैं। ये एक महान चिकित्सक हुए हैं हमारे भारत के, और इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। कारण क्या रहा, अभी आपसे बातें शेयर भी करेंगे। तो पहले थोड़ा सा बता देते हैं इनके बारे में। इनका जन्म 16 जनवरी 1931 को हुआ था झारखंड में। और झारखंड के कौन से एरिया में, हजारीबाग में। आज ही के दिन इन्होंने आत्महत्या कर ली थी 1981 पश्चिम बंगाल में। महान चिकित्सक होने के बावजूद इन्होंने आत्महत्या क्यों की, उससे पहले थोड़ा सा एक प्रश्न बताएंगे आप, उसके बाद में हम बातें कवर करेंगे इनके बारे में, जल्दी से बताएंगे। एक महान चिकित्सक हुए हमारे भारत के डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय का जन्म 16 जनवरी 1931 को झारखंड के हजारीबाग में हुआ। पहला पॉइंट ठीक लिखा हुआ है। दूसरा पॉइंट देखो, भारत में पहली बार टेस्ट ट्यूब बेबी का सफल परीक्षण 25 जुलाई 1978 को डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय के द्वारा किया गया था। यह भी बात ठीक लिखी हुई है। और इनको भारत का प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी का जनक कहा जाता है, और ये विश्व के दूसरे टेस्ट ट्यूब बेबी के जन्मदाता माने जाते हैं। तो सभी पॉइंट इनके बारे में ठीक हैं। देश का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी विकसित करने वाले डॉक्टर मुखोपाध्याय ने फिर सुसाइड क्यों कर लिया था। आपको पता है हमारा भारतीय समाज किस प्रकार का है। अगर कोई व्यक्ति कुछ अलग करना चाहता है तो उसके हम साथ नहीं होते हैं, बल्कि उसका मजाक उड़ाते हैं। कहा जाता है कि उस समय जब ये इस तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहे थे या फिर किया करते थे, उस समय लोग इनका मजाक बनाया करते थे। इसी वजह से इन्होंने सुसाइड कर लिया कि इनका कोई भी साथ देने वाला नहीं, कोई भी समर्थन देने वाला नहीं। अब देखो, शायद आप अपने मन पर सच्चे हाथ रख के बताइए, क्या आपने इनका नाम सुना है कभी। अगर सुना है तो बहुत ही अच्छी बात है, आई एप्रिशिएट यू। तो जिन्होंने नहीं सुना है जानना भी चाहिए। और तो और इनके नाम पर एक मूवी भी बनी थी 1990 के दशक में। नाम रखा गया उस मूवी का एक डॉक्टर की मौत। यहां पर आप देख सकते हैं, एक डॉक्टर की मौत, ये इनका पोस्टर है। IMDb पर आपको ये सर्च करने से मिलेगा। इस मूवी के डायरेक्टर थे तापन सिन्हा। तो तापन सिन्हा के नेतृत्व में ये मूवी बनी। तो सल्यूट करते हैं हम ऐसे डायरेक्टर्स को जिन्होंने ऐसी मूवी बनाई, जिन्होंने खोए हुए एक गुमनाम डॉक्टर्स को पूरे भारत में एक नई पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वरना लोग तो क्या कर गए थे, भूल ही गए थे। जब हम बात करें इनके बारे में, थोड़ा सा अब बात करें, मैंने अभी क्या बताया था, बेबी, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी। तो जो बेबी का जन्म हुआ वो बेबी कौन थी, उस बेबी का नाम रखा गया कनुप्रिया अग्रवाल। कनुप्रिया अग्रवाल। इस कनुप्रिया अग्रवाल का ही इन्होंने क्या किया था, जन्म दिया इनको टेस्ट ट्यूब के माध्यम से। और बाद में आपको पता है यही जो कनुप्रिया अग्रवाल हैं, इनका वैसे नाम रखा गया था दुर्गा। पहला नाम था दुर्गा। मूल रूप से कनुप्रिया पुणे की रहने वाली हैं।
भारत की तरफ से देखा जाए तो ये भारत की पहली, और दुनिया की तरफ से देखा जाए तो दुनिया की ये दूसरी टेस्ट ट्यूब बेबी हैं। जन्म के समय इनका नाम दुर्गा रखा गया। बाद में सार्वजनिक रूप से आपको पता है नाम रख दिया जाता है। कनुप्रिया अग्रवाल के नाम से ये फेमस हुई, और अब तो ये मां भी बन चुकी हैं खुद, कनुप्रिया अग्रवाल। तो आप ऐसे मान सकते हैं सुभाष मुखोपाध्याय को। ऐसे ऐसे महान डॉक्टर्स हुए हमारे भारत में, महान वैज्ञानिक हुए, महान राजनीतिककार भी हुए हैं, पर्यावरणविद भी हुए हैं। हम कितना जानते हैं उनके बारे में, हमें पढ़ना चाहिए, पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिनकी वजह से आज हम एक स्वच्छ वातावरण में जी रहे हैं, तो उन्हीं के परिणाम स्वरूप ये सब कुछ संभव हो पाया है। तो हम सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिनका अहम योगदान रहा हमारे भारत को भारत बनाने में। तो ये मूवी आप देख लीजिए एक बार, आपको बहुत अच्छी प्रेरणा मिलेगी इनके बारे में कि किस प्रकार से इनके संघर्षों की कहानी थी और अंत में इन्होंने आत्महत्या कैसे कर ली। तो सारी बातें आपको पता लग जाएंगी। आपकी इस कक्षा का ये दूसरा भाग भी संपन्न हुआ, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। एक क्वेश्चन भी आपको वहां पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, व्हाट्सएप चैनल, हिप्पी, शेयर चैट, जोश एटसेट्रा। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यदि आप इस YouTube चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। किसी भी परीक्षा की तैयारी से संबंधित अगर आप जानकारी चाहते हैं तो व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, नीचे नंबर दिया गया है। अगर आप क्विज कॉन्टेस्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो एक बार अपने इस YouTube चैनल की आप उसमें प्लेलिस्ट में जाइएगा, और प्लेलिस्ट के बगल में ही एक कम्युनिटी नाम का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। वहां पर आपको ढेरों सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये कक्षा का दूसरा भाग पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर लीजिए आप भी, और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन समय से पहले मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एडुरोही 24। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।